मैं अर्चना शर्मा आज कथा सागर में प्रस्तुत हूँ हिमाचल के सुप्रसिद्ध कथाकार एस.आर. हरनोट की कहानी नदी गायब है लेकर। टीकम हांफता हुआ घर के नीचे के खेत के मुंडेर पर पहुंचा और जोर से हाँक दी, पिता, दादा, ताऊ, बाहर निकलो, नदी गायब हो गई है। हाँक इतने जोर की थी कि जिस किसी के कान में पड़ी वो बाहर दौड़ा आया था। टीकम अब खेत की पगडंडी से ऊपर चढ़कर आंगन में पहुंच गया था। उसका माथा और चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। चेहरे पर उग आई नरम दाढ़ी के बीच से पसीने की बूंदें गले की तरफ सरक रही थी। आंखों में भय और आश्चर्य पसरा हुआ था, जिससे आंखों का रंग गहरा लाल दिखाई दे रहा था। उसका पिता और दादा सबसे पहले बाहर निकले और पास पहुंचकर आश्चर्य से पूछने लगे, टीकू बेटा, क्या हुआ? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? सुबह सुबह क्या गायब हो गया? उसकी सांसें फूल रही थी, होंठ सूख रहे थे, जबान जैसे तालू में चिपक गई हो। कोशिश करने के बाद भी वह कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस होंठ हिल रहे थे। तभी उसकी अम्मा हाथ में पानी का लोटा लिए उसके पास पहुंच गई। स्नेह से उसके बाल सहलाते हुए लोटा उसकी तरफ बढ़ा दिया। टीकम ने झपट कर पानी का लोटा ऐसे छीना मानो बरसों का प्यासा हो। कुछ जान में जान आई थी। अब तक कुछ और घरों के लोग भी आंगन में इकट्ठे हो गए थे और पूरी बात जानना चाहते थे। बरसात के शुरुआती दिन थे। सुबह के तकरीबन 7 बजे का समय होगा। इस वक्त तक पूरब के पहाड़ों के पीछे से सूरज की किरणों की उजास गांव पर सुनहरी चादर बिछा देती थी, पर आज उन पर काले बादलों का डेरा था। पहाड़ आसमान का हिस्सा लग रहे थे। उत्तरी छोर के पर्वतों के ऊपर बादलों की कुछ डरावनी आकृतियां थी। हवा के साथ पूरब के बादल कभी छितराते तो भोर की लालिमा ऐसे दिखती मानो भयंकर आग में बादल जल रहे हो। इसी बीच कई धमाके हुए और आंगन में खड़े सभी लोग चौंक गए। समझ नहीं आया कि ये बिजली चमकी है या कुछ और है। कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे। गौशाला से पशुओं और भेड़ बकरियों के रंभाने, मिमियाने की आवाजें आने लगी थी। टीकम कुछ सहज होकर सभी को बता रहा था। मैं रोज की तरह नदी किनारे घराट में पहुंचा, गेहूं की बोरी एक किनारे उतार कर रख दी और चक्के चलाने को कुहल फेरने चला गया, लेकिन उसमें पानी नहीं था। मैंने सोचा कुहल कहीं से टूट गई होगी। मैं नदी की तरफ हो लिया। वहां पहुंचा तो हतप्रभ रह गया। कुछ समझ नहीं आया कि जिस नदी का पानी कभी सूखा ही नहीं और रात रात में कैसे सूख गई। कुछ देर में ऐसे ही खड़ा रहा। कई बार आंखें मली कि धोखा तो नहीं हो रहा है, लेकिन नहीं पिता, नहीं दादा, वो धोखा नहीं था। नदी सचमुच गायब हो गई है। उसका पानी सूख गया है। टीकम की बातें सुनकर सभी सकते में आ गए थे। उसकी माँ उसके पास आकर उसे समझाने लगी थी, देख टीकू, तू ना रात को बहुत देर तक जागता रहता है। कितनी बार बोला है कि टेलीविजन मत देखा कर इतनी देर तक। तेरी नींद पूरी नहीं हुई है ना। फिर मैंने तेरे को तड़के तड़के अधनींदे भी जगा दिया था। जरूर कुछ धोखा हुआ होगा। इसी बीच देवता का पुजारी भी आ पहुंचा था। उसे टीकम की बातों पर कुछ विश्वास होने लगा। उसने सभी को समझाया कि यहाँ आंगन में बहसबाजी करने से क्या लाभ। सभी चलकर अपनी आंखों से देख लेते हैं कि क्या बात है। पुजारी की बात मानकर सभी नदी की ओर चल पड़े। थोड़ी देर में सभी नदी के किनारे पहुंच गए। टीकम की बात सच निकली। नदी खाली थी, मानो किसी ने पूरे का पूरा पानी रात को चुरा दिया हो। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या करे। इसी बीच नीचे की ओर से भी लोग ऊपर को आते दिखे। वे भी इसी उधेड़बुन में थे कि नदी का पानी आखिर कहाँ गया। लोग नदी के किनारे किनारे से पहाड़ की ओर चढ़ने लगे। वहां से नदी नीचे बहती थी। नदी छोटी थी, लेकिन आज तक कभी उसका पानी नहीं सूखा था। इतनी गर्मी क्यों न पड़े, उसका पानी बढ़ता रहता। पर जिन ऊंचे पर्वतों के पास से निकलती थी, वे हमेशा बर्फ के ग्लेशियरों से ढके रहते थे। उन पहाड़ों पर कई ऐसे हिमखंड थे जो सदियों पुराने थे। इस छोटी सी नदी से कई गांव की रोजी रोटी चलती थी। इसी के किनारे किसानों के क्यार थे, जिनमें वे धान, गेहूं बीजते और सब्जियां उगाते। अभी भी पहाड़ों के इन गांवों में कोई पानी की योजना नहीं थी, इसलिए लोगों की जरूरत के मुताबिक गांव की छोटी छोटी कूलों से पानी लाया था। लेकिन आज तो जैसे उन पर पहाड़ ही टूट गया हो। अभी तकरीबन 1 किलोमीटर ही सब लोग ऊपर पहुंचे थे कि तभी इलाके का प्रधान पगडंडी से नीचे उतरते दिखाई दिया। उसके साथ कुछ अनजाने लोग थे जो पहाड़ी नहीं लगते थे,
लोगों ने उसे देखा तो कुछ आसरा बंधा। वही तो उनके इलाके का माई बाप है। इतने लोगों को साथ देखकर वो पल भर के लिए चौंक गया। फिर पुजारी से ही पूछ लिया, पुजारी जी, सुबह सुबह कहाँ धावा बोल रहे हो? खैरियत तो है ना? पुजारी के साथ लोगों ने जब प्रधान को देखा तो थोड़ी जान में जान आई। पुजारी कहने लगा, प्रधान साहब, अच्छा हो गया कि आप यहीं मिल गए। क्या बताएं आपको, देखो ना, हमारी नदी का पानी ही सूख गया। पता नहीं कहीं देवता हमसे नाराज तो नहीं हो गया है। पुजारी के कहते ही प्रधान की हंसी फूट पड़ी थी। उसके साथ जो अजनबी थे वे भी हंस पड़े। किसी और को उनकी हंसी में कुछ न लगा हो, पर टीकम को हंसी अच्छी नहीं लगी। उसमें जरूर कुछ ऐसा था जो उसको भीतर तक चुभ गया। वैसे भी वो 21 बरस का जवान मैट्रिक पढ़ा था और पुलिस में नौकरी के लिए हाथ पांव मार रहा था। गरीब परिवार से था, इसलिए पढ़ने कॉलेज शहर नहीं जा सका, पर घर रहकर ही पत्राचार से बीए की पढ़ाई कर रहा था। वैसे भी गांव के लोग उसे प्रधान ही कहा करते, क्योंकि वो हर समय लोगों के लिए कुछ न कुछ करता रहता। कभी किसी की अर्जी चिट्ठी लिख देता, कभी किसी का कोई काम कर देता, लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बताता रहता। बोलचाल में भी उसका कोई मुकाबला नहीं था। लोग तो उसे इलाके के भावी प्रधान के रूप में देखने लगे थे, परंतु उसका इस तरफ कोई ध्यान नहीं था। उसे पता नहीं क्यों पुलिस की नौकरी का शौक था। प्रधान ने जेब से सिगरेट निकाली और लाइटर से सुलगाकर पुजारी से बतियाने लगा, भाई पुजारी जी, सुबह सुबह इतने परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी नदी कहीं नहीं गई, अब वह बिजली बन गई है। इलाके में बिजली बनकर चमकेगी, तुम्हारे लिए नए नए काम लाएगी। गांव के लोग मेरे को हमेशा बोलते थे ना कि प्रधान ने कुछ नहीं किया। आज हर घर के एक आदमी को कंपनी काम दे रही है। मैं तो इसीलिए ही तुम्हारे पास आ रहा था। मतलब? टीकम ने बीच में ही प्रधान को टोक दिया। प्रधान हल्का सा सकपकाया। उसे टीकम कभी फूटी आंख नहीं सुहाया। सुहाता भी क्यों, पढ़ा लिखा समझदार था। प्रधान के लिए खतरे की घंटी भी बजा सकता था। मतलब ये बचुआ कि तू तो पढ़ा लिखा है रे, अखबार नहीं पढ़ता क्या? सपने तो थानेदार बनने के देखता है। भाई पुजारी जी, पहाड़ के साथ जो दूसरा जिला लगता है ना, उसकी सीमा पर पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री ने बिजली की नई योजना का उद्घाटन किया है। तुम्हारी वो नदी एक सुरंग से वहीं चली गई है। वहाँ उसकी जरूरत है, वो वहाँ बिजली तैयार करेगी। पर हमारा क्या होगा प्रधान जी? इतने गांवों के खेत क्या सूख जाएंगे, घराट बंद हो जाएंगे। पानी रहेगा पुजारी जी, रहेगा। बरसात का पानी इसी में रहेगा। भाई वो पहाड़ पर तो नहीं चढ़ेगा ना। फिर अब घराट घरूट कौन चलाता है? बिजली से चक्कियां चलेगी। क्यों रे टीकम, क्यों नहीं लगाता एक दो चक्कियां? सरकार लोन दे रही है, काहे को पुलिस की नौकरी के चक्कर में पड़ा है? इतना कहकर प्रधान ने वहाँ से खिसकना ही ठीक समझा। टीकम भले ही सारी बातें समझ गया हो, पर लोगों की समझ में कुछ नहीं आया था। टीकम ने ही सभी को समझाया कि इस पहाड़ी नदी को एक सुरंग से दूसरी तरफ ले जाया गया है और अब वह यहाँ लौटेगी नहीं। उधर उसके पानी से बिजली पैदा होगी। नदी गायब होने के साथ उनके गांव पर एक और संकट खड़ा हो गया था। उनका गांव ऐसे पर्वतों की तलहटी में था जहाँ ग्लेशियरों के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था। अब रोज डायनामाइटों के धमाकों से टनों के हिसाब से उस नदी में चट्टानें गिरनी शुरू हो गई थी और नदी के किनारे जो घराट थे वे तो पूरी तरह नष्ट हो गए थे। जिस नदी में नीला साफ पानी बहता रहता, उसमें मिट्टी पत्थर भरने लगे थे। सबसे ज्यादा खतरा टीकम के गांव को ही था। लोग जानते थे कि धमाकों के शोर से पहाड़ पर सदियों से सोया ग्लेशियर जाग गया तो उनके गांव को लील लेगा, इसलिए उन्हें कुछ करना होगा। इस योजना का जितना काम हो गया वो ठीक है, पर इससे आगे होने से रोकना होगा। टीकम ने गांव के लोगों की एक समिति का गठन किया था और एक आवेदन पत्र बनाकर उस पर सभी के हस्ताक्षर करवाए थे। उसका मानना था कि प्रधान के पास जाने से कोई फायदा नहीं होगा, उन्हें विधायक और मुख्यमंत्री से मिलना होगा। इसलिए सबसे पहले 10-20 लोग टीकम की अगुवाई में पहले विधायक को मिले, लेकिन विधायक ने बजाय उनकी तकलीफ सुनने के उल्टा विकास का लंबा चौड़ा भाषण दे दिया था। जब वहाँ बात न बनी तो वे लोग जैसे तैसे मुख्यमंत्री के पास गए और अपना दुखड़ा रोया, लेकिन वहाँ से भी खाली हाथ लौटना पड़ा। निराश हताश वे लौट कर गाँव चले आए थे। बिजली योजना का काम जोरों पर था। अब तो गाँव के नीचे से एक सड़क भी निकल रही थी, जिसकी खुदाई और ब्लास्टों से उनके गाँव के नीचे की पहाड़ी धंसने लगी थी। कई बीघे जमीन तो धंस गई थी।
अब इस काम को रोकना उनकी प्राथमिकता थी। सभी जानते थे कि प्रधान और विधायक से लेकर ऊपर तक कोई उनकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि जिस कंपनी को वह काम मिला था वो बहुत बड़ी कंपनी थी, जिसने अरबों रुपए इस योजना के लिए लगा दिए थे। उन्हें इससे कोई मतलब न था कि उनके काम से नदी गायब हो रही है या जंगल नष्ट हो रहे हैं या गांव की जमीनें धंस रही हैं या गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। उनके लिए तो पहाड़ सोना थे और प्रदेश की सरकार विकास के नाम पर उस कंपनी पर बहुत ज्यादा मेहरबान भी थी। मगर लोगों के पास अब कोई रास्ता न बचा था। पुजारी ने ही लोगों को सुझाया कि क्यों न देवता का आशीर्वाद लिया जाए। वैसे भी उनके गांव के देवता की दूर दूर तक मान्यता थी, यहाँ तक कि चुनाव होने से पहले मुख्यमंत्री तक वहाँ माथा टेकना नहीं भूलते थे। वो प्राचीन मंदिर था जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। मंदिर की तकरीबन सभी कलश और मूर्तियाँ सोने की थी। किवाड़ों पर गजब की नक्काशी थी, यानी उस इलाके का वह सर्वाधिक भव्य मंदिर था। देवता भी शक्तिशाली था। देव पंचायत ने देवता का आह्वान किया तो देवता नाराज हो गया। प्रधान, विधायक और मुख्यमंत्री पर बरस पड़ा। विनाश की बातें होने लगी। निर्णय हुआ कि विधायक को यहाँ बुलाया जाए। देवता की तरफ से फरमान जारी हुआ, लेकिन विधायक नहीं आया। फिर मुख्यमंत्री को फरमान गया। मुख्यमंत्री ने सहजता से उत्तर भी दिया कि वे देवता का अपार आदर करते हैं, लेकिन विकास के मामले में देवता को बीच में लाना कोई विपक्षी राजनीति है। लोग निराश हो गए। अब निर्णय हुआ कि मिलकर इस लड़ाई को लड़ा जाए, कंपनी का काम रोका जाए। इसलिए उस गांव के साथ कई दूसरे गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और बड़े समूह में विरोध करते हुए कंपनी के काम को रोक दिया गया। लोग वहीं धरने पर बैठे रहे। दूसरे दिन उन्हें भनक लगी कि शहर से हजारों पुलिस जवान आ रहे हैं। टीकम पुलिस की ज्यादतियों से वाकिफ था। विचार विमर्श हुआ। तय किया गया कि देवता का सहारा लिया जाए। कुछ लोग वापस लौटे और देवता का पारंपरिक विधि विधान से श्रृंगार किया गया। उनके पास यह अपने गांव, नदी और जमीन को बचाने का आखिरी विकल्प था। देवता अपने बजंतर के साथ पहली बार एक अनोखे अभियान के लिए निकला था, विरोध के लिए निकला था। आज न कहीं देव यात्रा थी, न कोई देवोत्सव, न किसी के घर कोई शादी ब्याह था, न किसी की इच्छा ही पूरी हुई थी। दोपहर तक देवता विरोध स्थल पर पहुंच गया। देवता के साथ असंख्य लोग थे, 100 से ज्यादा लोग तो पहले ही कंपनी के काम को रोके बैठे थे। देवता और सरकारी पुलिस तकरीबन एक साथ पहुंचे थे। लोगों को विश्वास था अब कोई ताकत उनके विरोध को कुचल नहीं सकती। उनके साथ देवता है, उसकी शक्ति है। स्थिति गंभीर बनती जा रही थी, लेकिन कंपनी अपने काम को किसी भी तरह से रोकने के पक्ष में नहीं थी। यदि सड़क निर्माण का ये काम रुक गया तो अरबों का नुकसान हो सकता था। इसलिए सरकारी आदेश भी ऐसे थे कि किसी तरह से लोगों को वहाँ से भगाया जाए। पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने लाउड स्पीकर पर कई बार हिदायतें दी कि लोग पीछे हटते जाएं, लेकिन लोगों का जुलूस देवता के सानिध्य में बढ़ता चला गया। सबसे आगे देवता का रथ था, सोने चांदी की मोहरों से सजा हुआ। साथ उसके निशान थे, बाजा बजंतर था। स्थिति जब नहीं संभली तो पुलिस को लाठी चलाने के लिए आदेश दिए गए। वे शिकारी कुत्तों की तरह लोगों पर टूट गए। उस विरोध में मर्द, औरतें, जवान, बूढ़े और बच्चे सभी शामिल थे। लोगों की भीड़ पर पुलिस की लाठियां बरस रही थी, पर लाठियों का असर कोई खास नहीं हो रहा था। पहाड़ी शरीर, मिट्टी गोबर से पुष्ट उन देहातियों पर जब लाठियां असरदार नहीं रही तो बंदूकें तन गई। फिर एकाएक गोलियां चल पड़ी। पहली गोली देवता के बुजुर्ग कारदार को लगी थी। वो पहाड़ी से लड़खड़ाता नीचे गिर गया। दूसरी गोली पुजारी को लगी। वह जोर से चीखा। उसके हाथ से फूल, अक्षत और सिंदूर की थाली नीचे गिर गई और वह बेहोश हो गया। लोग बहुत घबरा गए थे। अब गोलियों का सामना करना कठिन हो रहा था। वे पीछे हटने लगे, भागने लगे, लेकिन उनका भागना बेअसर साबित हुआ। रास्ता संकरा था, जिससे ऊपर भागने में कठिनाई हो रही। आर पार ढांक थे, दाईं तरफ गहरी खाई, नीचे असंख्य पुलिस वाले हाथों में लाठियां और बंदूकें ताने ऊपर की ओर बढ़ रहे थे। 2 युवाओं को भी गोली लगी थी और उन्होंने वहीं दम तोड़ दिया था। एक लड़की अंतिम सांसें गिन रही थी। कई लोग घायल हो गए थे। टीकम जैसे तैसे देवता को बचाने में लगा था। रथ का मुंह पीछे मोड़कर कारदारों को वहां से भागने के लिए चिल्ला रहा था। देवता श्रृंगार में था, लोगों के कंधों पर था। उनके न रथ छोटे बन रहा था, न भागते हुए। देवता भी लाठियां गोलियां नहीं रोक पाया। अपने हक की लड़ाई में लोग अपार विश्वास और आस्था के साथ उसे अपने साथ लाए थे। देवता के साथ यह अपनी तरह का अनूठा विरोध था, पर गोलियों के आगे वह भी असहाय हो गया था। देवता के साथ लाने से लोगों में एक अतिरिक्त उत्साह पैदा हो गया था। उनके साथ देवता की शक्ति थी, कोई उनका कुछ नहीं कर सकता था।
उनकी ये सोच गलत साबित हुई थी। देवता चुपचाप देखता रहा। गुर में कोई देव छाया नहीं आई, सहायक गुर भी नहीं खेले, पंचों की कोई पंचायत नहीं हुई। ढोल नगाड़े पहाड़ियों से नीचे लुढ़क गए। देवता न गोलियां रोक पाया, न अपने कारकुनों व लोगों का जीवन बचा सका। कुछ युवाओं ने हिम्मत दिखाकर मरे हुए लोगों की लाशें उठा ली थी। लोग निराश हताश लौट रहे थे। घरों में औरतें और बच्चे इंतजार कर रहे थे। मुश्किल से लोग गांव तक पहुंचे थे। उनके साथ एक कारदार पुजारी और 2 युवाओं की लाशें देख सभी का कलेजा मुंह को आ गया था। इस हादसे ने पूरे गांव और इलाके को दहला दिया था। देवता के गुरुओं और कारदारों को कुछ नहीं सूझ रहा था। युवा आक्रोश में गए। उन्होंने देवता के रथ को कारदारों से छीन लिया और मंदिर के प्रांगण में रख दिया, साथ बचे हुए ढोल नगाड़े करनाले और दूसरे वाद्य भी। एक युवा घर से मिट्टी का तेल ले आया। देवता के रथ को जलाने में कुछ ही देर थी, लेकिन टीकम ने उन्हें समझा बुझाकर रोक दिया था। जैसे तैसे लोग शांत हुए तो देवता को कोठी में बंद कर दिया गया। ये अविश्वास की पराकाष्ठा थी। आज कई भ्रम टूटे थे, आस्थाएं मरी थी। देवता मंदिर में चुपचाप पड़ा था। शक्ति वही, कहाँ गई उसकी शक्ति? क्यों उसने सहायता नहीं की? क्यों कोई चमत्कार नहीं हुआ? क्यों उसने अपना विराट रूप नहीं दिखाया? फिर किस लिए उसका बोझ गांव परगने के लोग सदियों से ढोते रहे? ऐसे अनेकों प्रश्न थे जो लोगों के दिल में बार बार उठ रहे थे। बात आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई थी। पुलिस की ज्यादतियों से लोग खिन्न थे, आश्चर्यचकित थे। देवता के होते हुए जो कुछ हुआ उसे देख हतप्रभ थे। जब देवता कुछ नहीं कर सका तो कौन उनका अपना होगा? हताशाएं चारों तरफ थी, अंधकार चारों तरफ था। परियोजना की बलि चढ़ जाएगा उनका गांव। न पशुओं को पानी, न खेतों को पानी, न जंगल की हरियाली, न नदी का शोर, कुछ भी नहीं शेष रह जाएगा। शेष रह जाएगा तो डायनामाइटों का शोर, गिरते दरकते पहाड़, पिघलते ग्लेशियर। पुलिस वाले अब निश्चिंत हो गए थे। उनकी गोलियों के आगे देवता की भी नहीं चली। वे मस्ती में अपने खा पी रहे थे। उन्होंने सरकार के साथ कंपनी के अफसरों को भी खुश कर दिया था। बकरे कट रहे थे। कंपनी के लोगों ने सारे इंतजाम उनके लिए किए थे। पुलिस और कंपनी के लोग पहले देवता के नाम से अवश्य डरते थे, उसके सुने हुए चमत्कारों से डरते थे, लेकिन अब महज ये किंवदंतियां ही थी। जब पुलिस ने गोलियां दागी तो वही परम शक्तिशाली देवता लोगों की पीठ पर भाग खड़ा हुआ था। लेकिन अगले ही दिन ये समाचार सुर्खियों में था कि उस रात इस हादसे के शिकार हुए ग्रामीणों ने रात को शराब और मांस के उत्सव में मदहोश हुए पुलिस व कंपनी के लोगों पर धावा बोल दिया था और सुबह तक उनका वहाँ कोई नामो निशान नहीं था। मौका वारदात से महज कुछ बंदूकें, 10-20 लाठियां, दर्जनों शराब की टूटी हुई बोतलें, बकरों के कटे सिर और उधड़ी खाले और फटी हुई वर्दियों के टुकड़े बरामद हुए थे। शायद जिस देवता को पुलिस के आतंक ने भगोड़ा बना दिया था, वहीं ग्रामीणों में सामूहिक रूप से प्रकट हो गया था और ग्रामजनों ने अपने आक्रोश से शासन की दमनकारी शक्तियों को तहस नहस कर दिया था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हुई। मिलते हैं जल्दी एक नई कहानी के साथ।